दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े संपत्ति से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। कई लोगों का प्रश्न है कि पिता को संपत्ति बेचने से कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि पिता को संपत्ति बेचने से कैसे रोक सकते हैं और कौन सी संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आप किस कानून के अनुसार पिता को संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं, किस कानून के अकॉर्डिंग आपको यह अधिकार दिया गया है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि पिता पैतृक संपत्ति कब कानूनी रूप से बेच सकते हैं और कब आप नहीं रोक सकते हैं। पैतृक या सह संपत्ति जो भी है वो कब कानूनी रूप से बेचने का पिता को अधिकार है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि पिता को संपत्ति बेचने से आप कैसे रोक सकते हैं और कौन सी संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके पिता की कोई सह संपत्ति है, यानी कि जो उन्होंने खुद खरीदी है, अपनी कमाई से खरीदी है सह संपत्ति, और वो सह संपत्ति बेच रहे हैं, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। हाँ, बशर्ते यदि मान लीजिए आपके पिता का मानसिक संतुलन सही नहीं है और ऐसी कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति ने आपके पिताजी से सह संपत्ति की अगर रजिस्ट्री करा ली है, या मान लीजिए सह संपत्ति की किसी ने वसीयत करा ली है, अगर मान लीजिए वास्तविक आपके पिताजी के मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो वहां पर आप जो है संपत्ति बेचने से रुकवा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रुकवा सकते हैं। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि पैतृक संपत्ति बेचने से कैसे रुकवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पिताजी पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं, आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री करा दी है, तो जिस तहसील में आपके पिताजी ने रजिस्ट्री कराई है, आप वहां जाके तहसीलदार को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ऐसी संपत्ति जो है वो उसका दाखिल खारिज ना हो। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई तो ऐसी संपत्ति की जो भी रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए भी दावा आप कर सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये बनता है कि आप रजिस्ट्री कैंसिल, या मान लीजिए तहसीलदार के यहाँ आप जो भी आपत्ति करेंगे कि भाई ये संपत्ति गलत तरीके से बेची गई है, तो वो किस कानून के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कानून पता होना चाहिए। दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा हिंदू विधि की दो शाखाओं के बारे में। बहुत ही सरल है, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। दो शाखाओं में बताया गया है कि कब पिताजी जो है पैतृक संपत्ति बेच सकते, कब नहीं बेच सकते। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिताक्षरा विधि के बारे में। ठीक है, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिताक्षरा शाखा में पुत्र या पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। ध्यान रहे, पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण, देखिए यहां पे शब्द आ गया है कि संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। जो अगर मान लीजिए पिता किसी को हस्तांतरण कर रहा है तो उसका जो हस्तांतरण करने का अधिकार होता है, यानी कि किसी को रजिस्ट्री या मान लीजिए किसी के नाम संपत्ति कर रहा है, तो वो अधिकार जो है उसका वो पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण होता है। यदि आप मान लीजिए मिताक्षरा जब पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट शब्दों में यह दिया गया है। दूसरी बात, एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। दोस्तों इसी के साथ सबसे पहले आपको दाय भाग भी जानना जरूरी है। देखिए दाय भाग शाखा के अनुसार, जो दूसरी हिंदू विधि की शाखा है, दाय भाग शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात, देखिए पिता की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। ठीक है, पिता का अपने जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता है, पुत्र का उसमें कोई भी संबंध नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंश उसकी मृत्यु पर दाय के रूप में उसके दायदों को प्राप्त होता है। उत्तरजीविता का नियम यहां पर लागू नहीं होता है। दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, मिताक्षरा जो शाखा है वो लगभग अपने पूरे भारत पर लागू होती है। जो भी मिताक्षरा शाखा है, जो भी मिताक्षरा में प्रावधान किए गए वो अपने लगभग पूर्ण संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। दाय भाग जो है, दाय भाग अपने भारत पर पूर्ण संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होती है। दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार कब कानूनी रूप से होता है और कब उसके उत्तराधिकारी पुत्र जो है कब पैतृक संपत्ति बेचने के लिए नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि मान लीजिए आप इस संबंध में हमसे कॉल करके संपर्क करके अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे
कालमी 4 मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मुझसे आप कॉल कर सकते हैं। कालमी 4 मोबाइल ऐप कैसे चलाते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बनाया, उसकी लिंक दी गई है। आते अपने पॉइंट पर कि पिता पैतृक संपत्ति कब बेच सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति एएम स्प्रे और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की बेंच ने केहर सिंह बनाम नचतर कौर मामले की सुनवाई करते हुए, ये पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला था और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी कानूनी जरूरतें हैं जब पिता पैतृक संपत्ति बेच सकता है। सबसे पहले हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो पिता परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति को बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के बेच सकता है। तो चलिए जान लेते हैं पॉइंटों के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए पिता पर किसी कर्ज को चुकाने के संबंध में अगर जिम्मेदारी है तो वहां पर वह पैतृक संपत्ति बेच सकता है। इसमें देखिए सरकारी कर्ज हो सकता है, या मान लीजिए उसने अपनी बहन की शादी, या मान लीजिए किसी की शादी या किसी की पढ़ाई के लिए अगर कोई कर्ज लिया था, या मान लीजिए उस पर कोई सरकारी लोन है तो उसे पूरा करने के लिए वो जमीन बेच सकता है। दूसरा, बहन बेटी की शादी के संबंध में, या भरण पोषण के अपने परिवार के भरण पोषण के संबंध में, या घर का सदस्य कोई अगर मान लीजिए गंभीर रूप से बीमार है, उसका इलाज कराना है, तो ऐसे संबंध में पिता जो है वो पैतृक संपत्ति बेच सकता है। पढ़ाई लिखाई के संबंध में, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करानी है तो ऐसे संबंध में भी वो पैतृक संपत्ति बेच सकता है। या मान लीजिए, और इस कंडीशन में दूसरे जो अगली कंडीशन है, बेटे बेटियों के जो भी उत्तराधिकार जो हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनकी सहमति के अनुसार भी पिता कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आपने जैसा कि जाना कि पिता परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति को भी बेच सकता है, और ये जो मैंने कारण बताए हैं, अगर ये कारण हैं तो वहां पर पिता का जो भी कोई उत्तराधिकारी जैसे पुत्र है, बेटी है, और संपत्ति उसने बेच दी तो वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये पॉइंट के अनुसार जमीन बेची गई है तो कई लोगों ने एक प्रश्न और पूछा है कि क्या पिता अपनी पैतृक संपत्ति को किसी एक विशेष पुत्र को अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। जैसे मान लीजिए 2 पुत्र हैं तो यार मान लीजिए पिता भेदभाव करता है, मान लीजिए अन्य किसी कंडीशन में वो अगर पैतृक संपत्ति की एक पुत्र को वसीयत कर देता है तो क्या वह कानूनन वैध है? तो दोस्तों मैं बताऊंगा ये कानूनन जो है वो पूरी तरह अवैध है। पिता पैतृक संपत्ति जैसा कि मैंने बताया जरूरतों को पूरा करने के लिए बेच सकता है, लेकिन किसी एक पुत्र को वसीयत नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी लॉ बताया था मिताक्षरा और दाय भाग के अनुसार, क्योंकि उसमें पुत्र का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों स्पष्ट शब्दों में पिता किसी एक पुत्र के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है। हाँ, वो सह संपत्ति अगर चाहे तो किसी को दान कर सकता है, किसी को वसीयत कर सकता है, और कभी भी बेच सकता है, चाहे वो सह संपत्ति बेच के कुछ भी करे, किसी को दान करे, किसी को वसीयत करे। तो ऐसा अगर पिताजी की सह संपत्ति है तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं कर सकते हैं।